नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीयूष रंजन, सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो से आज आपसे कोलोनिक डाइवर्टिकुलोसिस के बारे में बात करूँगा। देखिए, आपको इस चीज़ को समझाने के लिए मैं कोलन के मॉडल का सहारा लूँगा। ये लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि कोलन है, जो कि सीकम से शुरू होती है। इसके एंड में ये जो स्ट्रक्चर है ये अपेंडिक्स है। ये सीकम लार्ज इंटेस्टाइन का आखिरी हिस्सा, ये असेंडिंग कोलन, ये ट्रांसवर्स कोलन है, ये डिसेंडिंग कोलन, और जो ये एक रिडंडेंट कर्व्ड हिस्सा है ये सिग्मॉइड कोलन होता है, और ये रेक्टम जो बाहर मलद्वार में खुलता है। तो यानी कि ये जो इंटेस्टाइन है ये माउथ ओरल कैविटी से शुरू होकर के और एनस पे जहाँ ख़त्म होती है कंटिन्यूअस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, जो एक पाइप की तरह चली जा रही है। कहीं इसका साइज़ अलग छोटा ज़्यादा होता रहता है। बड़ी आंत का फंक्शन खाने से फाइनली जो बचा हुआ डाइजेस्टेड फूड से वाटर एब्जॉर्प्शन और कुछ न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन इधर होता है, जिसमें ब्यूटाइरेट और ये इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसके अंदर जो होने वाली बीमारियां हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोन्स डिजीज़, कोलन कैंसर, इसके बारे में अन्य वीडियो में मैंने आपसे बात की है। डाइवर्टिकुलोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर ये जो ट्यूब के जैसी स्ट्रक्चर है, अगर आप इसको इमेजिन करें कि इसमें बाहर की तरफ एक आउट पाउचिंग, एक गुब्बारे की तरह चीज़ बाहर हो गई। अगर आपने बचपन में किसी साइकिल की ट्यूब को देखा होगा, जो टायर की ट्यूब होती है अंदर की, उसमें कई बार वो पुरानी हो जाने पर उसमें एक बाहर सा आउट पाउचिंग हो जाता है। सिमिलर आउट पाउचिंग इधर हो जाती है। एज के साथ ये बहुत कॉमन होती है। तो एज के साथ क्या देखा जाता है कि जब भी हम नॉर्मली कोलोनोस्कोपी करते हैं किसी भी दूसरी बीमारी के लिए, तो कई सारे लोगों में हम ये डाइवर्टिकुलम दिखता है, जो कोलन के अंदर एक कंटिन्यूटी में ब्रेक और वहाँ पर से कुछ बाहर से निकलता हुआ दिखता है। ज़्यादातर लोगों को इससे कोई सिम्टम नहीं होता है। ऐसा माना जाता है कि कंटिन्यूअस कॉन्स्टिपेशन और एजिंग के साथ इंटेस्टिनल मस्कुलेचर के वीक होने से, ब्लड सप्लाई के वीक होने से, फोकल वीकनेस से ये आउट पाउचिंग बन जाती है। कोलोनिक डाइवर्टिकुलोसिस के जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होते हैं, यानी कि जो सिम्टम्स होते हैं, उनमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम कहते हैं, एक को कहते हैं ब्लीडिंग। जहाँ पर ये आउट पाउचिंग होती है जनरली वहाँ पर एक ब्लड की वेसल होती है, खून की नस होती है जो बाहर से आ रही होती है। तो जब भी कॉन्स्टिपेशन होता है और इसमें आकर के स्टूल इम्पैक्ट हो जाता है, यानी कि फंस जाता है, तो ये जो इसके बेस में आर्टरी होती है वो इरोड हो जाती है और उससे ब्लीडिंग हो जाती है। कोलोनिक डाइवर्टिकुलोसिस की ब्लीडिंग बहुत ही मैसिव टॉरेंशियल हो सकती है, और उसके रोकने के तरीकों के बारे में मैं आपसे अभी बात करूंगा। तो ब्लीडिंग इसका पहला क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। और दूसरा होता है कि जब भी ये जो थिन्ड आउट हो जाता है, ये बाहर ये काफ़ी पतली इसकी लेयर होती है, तो स्टूल के इम्पैक्शन से जब इसमें इन्फ्लेमेशन होती है, सूजन होती है, तो ये चीज़ इसमें इन्फेक्शन पैदा होता है और ये रप्चर हो जाता है, जिसमें आंतों के आसपास कलेक्शन बन जाता है। तो इस इन्फ्लेमेशन को डाइवर्टिकुलाइटिस कहते हैं, और ये बाहर डाइवर्टिकुलर एब्सेस यानी कि इंटेस्टाइन में पस इकट्ठा हो जाता है। तो ये दो मेन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होते हैं, ब्लीडिंग और डाइवर्टिकुलाइटिस। देखिए, ब्लीडिंग जब भी हो और पेशेंट की ब्लड प्रेशर काफ़ी कम हो, ज़्यादा पेन हो और पेशेंट की कंडीशन अनस्टेबल हो, तो डाइवर्टिकुलर ब्लीड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। इसमें एक हम अर्जेंट कोलोनोस्कोपी करते हैं। अगर कोलोनोस्कोपी के दौरान वो चीज़ हमें दिखी तो हम उसमें इंजेक्शन लगाना या क्लिप लगाना, इसके ज़रिए ब्लीडिंग को रोक सकते हैं। और कई बार जब पेशेंट बहुत अनस्टेबल हो, कोलोनोस्कोपी करने के लायक ना हो, तो हम सीटी एंजियोग्राफी करते हैं। और अगर उसमें कोई ब्लड की वेसल दिखती है डाइवर्टिकुलम के पास, तो जैसे हार्ट की वेसल्स की एंजियोग्राफी होती है, इंटेस्टिनल वेसल्स की एंजियोग्राफी के ज़रिए हम उसको एम्बोलाइज करते हैं, यानी कि खून की नसों में इधर से आकर के उसमें कुछ मटेरियल डालते हैं जिससे वो बंद हो जाए। तो इसको एंजियोग्राफिक एम्बोलाइजेशन कहते हैं। डाइवर्टिकुलर ब्लीड एक बहुत ही सीवियर इमरजेंसी है, जिसमें तेज़ी से गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सर्जन, जीआई सर्जन और इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है क्विक एक्शन प्लान बनाने के लिए। सीवियर मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें समय से काम करना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, अदरवाइज इसमें काफ़ी ज़्यादा डेथ की भी आशंका होती है। दूसरी चीज़ होती है डाइवर्टिकुलाइटिस, यानी कि इन्फेक्शन। अगर इन्फेक्शन हो तो इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पेन होता है। पेन ये यूजुअली आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड डाइवर्टिकुलम में सबसे ज़्यादा होता है, ये राइट साइड में भी हो सकता है। तो इन दोनों की लोकेशन के अनुसार इसमें पेन कहाँ पर होगा वो डिपेंड करता है कि अगर असेंडिंग कोलन में हो तो ये राइट साइड पे ये अपेंडिसाइटिस की तरह मिमिक करता है, और लेफ्ट साइड में हो तो ये
ऐसा लगता है कि कहीं किडनी में स्टोन के कारण तो पेन नहीं हो रहा है, बट सिंपल इन्वेस्टिगेशंस के साथ इसकी डायग्नोसिस कोलोनोस्कोपी, सीटी स्कैन, इसके ज़रिए इसकी डायग्नोसिस होती है। अगर सिंपल डाइवर्टिकुलाइटिस हो, यानी कि आसपास में पस न जमा हो, डाइवर्टिकुलर एब्सेस ना हो, तो एंटीबायोटिक्स के ज़रिए इसको क्योर कर सकते हैं। और एक बार जब ये चीज़ क्योर हो जाए, इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाए, तो फिर कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करना, यानी कि हाई फाइबर डाइट लेना और कुछ बल्क प्रोड्यूसिंग लैक्सेटिव्स लेना, जिससे कि ये कॉन्स्टिपेशन अवॉइड हो। अगर डाइवर्टिकुलर एब्सेस बन रहा हो तो उसकी भी अलग अलग क्लासिफिकेशन होती है, सिवियरिटी होती है कि यहाँ से कितनी दूर और कितना बड़ा कलेक्शन है, जिसमें पहला ट्रीटमेंट बाहर से ट्यूब डाल करके, यानी कि परक्यूटेनियस ड्रेनेज, अल्ट्रासाउंड गाइडेड, इसके ज़रिए हम इसको कंट्रोल करते हैं। और अगर किसी चीज़ से ना कंट्रोल हो रही हो तो फिर ऑपरेशन इसमें होता है। कई बार ये पस जो होता है आसपास के ऑर्गन्स में, सबसे कॉमन यूरिनरी ब्लैडर में कम्युनिकेट कर जाता है, इसको कोलोवेजाइकल रेक्टोवेजाइकल फिस्टुला कहते हैं। फिर इसका ट्रीटमेंट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और सर्जिकल होता है। तो डाइवर्टिकुलम यानी कि इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन की आउट पाउचिंग, ये कोलोनिक डाइवर्टिकुलम की मैं बात कर रहा हूँ। डाइवर्टिकुलम इंटेस्टाइन के किसी पार्ट में हो सकता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो सकता है, फूड पाइप में हो सकता है। पर्टिकुलरली कोलोनिक डाइवर्टिकुलम के 2 क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होते हैं, पहली ब्लीडिंग, दूसरा डाइवर्टिकुलाइटिस और डाइवर्टिकुलर एब्सेस। और ब्लीडिंग का ट्रीटमेंट बिल्कुल इमरजेंसी रिस्पांस के साथ चाहिए होता है। एब्सेस के लिए मोस्टली कंजर्वेटिव यानी कि नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट, और ज़रूरत पड़ने पर फिर ऑपरेशन की यदि ज़रूरत पड़े तो वो करना होता है। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर से शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।